भारत की एक बहादुर बेटी जो आतंक के खिलाफ भारतीय सशस्त्र बलों का चेहरा बनी, उन बच्चों, पत्नियों और माओं को न्याय दिलाने वाले ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बनी, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पति, बेटे या पिता को खोया, जो सांप्रदायिक दरार पैदा करने के लिए किए गए आतंकी हमले के जवाब में हुए सैन्य अभियान का चेहरा बनी, जिसने न केवल भारत की मिलिट्री पावर का एक प्रेजेंटेशन दुनिया को दिया, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता की तस्वीर भी दिखाई। वो उसी एकता को तोड़ने वाली मानसिकता का शिकार हो गई, क्योंकि उसका नाम सोफिया कुरैशी है। उसे आतंकवादियों की बहन कहा गया, किसी सड़क छाप या छुट भैया द्वारा नहीं, बल्कि राज्य सरकार में एक मंत्री द्वारा। सवाल यह है कि क्या इस मानसिकता को बर्दाश्त किया जा सकता है? सैन्य अफसरों को धर्म के आधार पर बांटने वाले मंत्री महोदय पर क्या कोई कार्रवाई होगी? हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए लताड़ तो लगा दी है, लेकिन क्या पार्टी भी उन पर कार्रवाई करेगी? इन सब सवालों के जवाब तलाशेंगे खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव। 22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर के पहलगाम में छुट्टियां मनाने आए लोगों को आतंकियों ने निशाना बनाया। चुन चुन कर निहत्थे पर्यटकों को गोली मारी गई, धर्म पूछ पूछ कर गोली मारी गई, पुरुषों को अलग कर करके गोली मारी गई। पूरी दुनिया ने उन तस्वीरों को देखा जिसमें भारतीय महिलाएं अपने पतियों को अपनी आंखों के सामने मरते देख रही थी और बच्चे अपने पिताओं को। इन तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और सबने एक स्वर में कहा, इस हमले के जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें ऐसा सबक सिखाया जाए कि पुश्ते भी याद रखें। और ऐसा हुआ भी। 6-7 मई की रात भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को चिन्हित किया और उन्हें ध्वस्त कर दिया। आतंकियों के ठिकानों पर भारतीय ड्रोन्स और मिसाइल्स ने जमकर तबाही मचाई। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये उन महिलाओं को न्याय दिलाने की लड़ाई थी जिनका सिंदूर आतंकियों ने मिटाया था, और इसकी जानकारी देने आई भारत की 2 बहादुर बेटियां। इंडियन आर्मी के सिग्नल कोर की कर्नल सोफिया कुरैशी और इंडियन एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह, साथ में थे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। प्रेस ब्रीफिंग की यह तस्वीर केवल ब्रीफिंग की औपचारिकता भर नहीं थी, बल्कि बाहरी दुनिया से लड़ते भारत की एकजुटता का संदेश भी था। भारत की बहादुर बेटियों की ओर से, जिनके सुहाग पर आतंकियों ने धर्म पूछकर हमला किया था। यह संदेश हिंदू मुसलमान के आधार पर 2 नेशन थ्योरी का जहर उगलते पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के लिए भी था कि आतंकियों के जरिए भारत में सांप्रदायिक दरार पैदा करने के उनके मंसूबे सफल नहीं होने वाले। कर्नल सोफिया कुरैशी ने न केवल भारत की ओर से किए गए सैन्य कार्रवाई की जानकारी दी, बल्कि भारत की सामाजिक और रणनीतिक एकता का एक शक्तिशाली संदेश भी दुनिया को दिया। एक ऐसा आतंकी हमला जिसमें धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा गया ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो, उसकी ब्रीफिंग के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी को चुनना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, जिसने ये दिखाया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ न केवल सैन्य शक्ति बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक एकता के साथ भी जवाब देता है। लेकिन जो एकजुटता हमने आतंक के खिलाफ लड़ाई के दौरान दिखाई, वो जनजीवन सामान्य होने के साथ ही वापस टूटती दिखाई दे रही है। फिर से वही हिंदू मुसलमान के बंटवारे की राजनीति और नफरती बयानों का दौर लौटता दिखाई दे रहा है, और इस बार निशाने पर वही भारत की बहादुर बेटी है जिसे कुछ दिन पहले तक पूरे देश ने सर आंखों पर बिठा रखा था। हम आपको मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह का बेहद घटिया बयान सुनाते हैं। यह बयान सुनना इसलिए भी जरूरी है ताकि पता चल सके कि कर्नल सोफिया कुरैशी और देश की एक बड़ी आबादी को लेकर मंत्री महोदय के मन में कितना जहर भरा है। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। मंत्री जी का बयान आया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक लोगों ने जमकर लताड़ लगाई।
विपक्षी दल कांग्रेस ने मंत्री जी के घर के सामने प्रदर्शन किया और गेट पर कालिक पोत दी। पार्टी बैकफुट पर आई, माफी मांगने का दौर शुरू हुआ। दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक दिल्ली से रिपोर्ट मंगाई गई। हवाई चप्पल में ही विजय शाह दौड़े दौड़े पार्टी दफ्तर पहुंचे, मीडिया के सामने आए और माफी मांगी। मैंने कहा ना आपको कि जो घटना हुई मैं उस दिन से विचलित हूं और पूरा मेरा बैकग्राउंड मिलिट्री वाला रहा। मेरे परिवार में कई शहीद हुए, मिलिट्री में रहे और उस दिन की घटना के बाद जहां हमारे हिंदू बहनों को उनके सामने उनके पिता, उनके पति, उनके बेटे के मांगों में, बहनों के मांगों से सिंदूर उजाड़ दिया गया। सोफिया बहन हमारी सगी बहन से बड़ी है, जिन्होंने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति समाज से ऊपर जाके उन लोगों से बदला लिया। वो बहन हमारी सगी बहन से महत्वपूर्ण है और मेरा ना तो ऐसा कोई मन था ना इच्छा थी, और उसके बावजूद अगर जोश में कोई बात निकल गई हो और किसी को बुरी लगी हो तो मेरा ना उद्देश्य था। फिर भी अगर किसी को लगी हो तो मैं दिल से एक बार नहीं 10 बार माफी मांगता। ऊपर से फटकार के बाद भले ही मंत्री महोदय माफी मांग रहे हों, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि जो जहर मन में भरा है उसका क्या, वो कैसे दूर होगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अभी भी विजय शाह मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, इस्तीफा नहीं हुआ है। और यह पहली बार नहीं है जब महिलाओं पर विजय शाह ने कोई ओछी टिप्पणी की हो। एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, ठीक उनके राजनीतिक करियर की तरह। 8 बार के विधायक विजय शाह 2013 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद चर्चा में आए थे। तब इस्तीफा हुआ था, लेकिन फिर वापस लौट आए। नवंबर 2020 में एक्ट्रेस विद्या बालन मध्य प्रदेश के जंगलों में फिल्म शेरनी की शूटिंग कर रही थी, लेकिन उसे रोक दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्री जी की ओर से विद्या बालन को डिनर ऑफर किया गया था, जिसे विद्या बालन ने रिजेक्ट कर दिया था। 2022 में राहुल गांधी को लेकर भी विजय शाह की ओर से आपत्तिजनक टिप्पणी आई थी, जिसकी काफी आलोचना भी हुई थी। विवादित बयानों की लंबी चौड़ी हिस्ट्री लेकर घूम रहे विजय शाह के निशाने पर अब भारत की जाबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी हैं। वो कर्नल सोफिया कुरैशी जिसने 18 देशों के आसियान प्लस मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज फोर्स 18 में इंडियन आर्मी की टुकड़ी का नेतृत्व किया। ऐसा करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी भारत की पहली महिला सैन्य अधिकारी थी और इस एक्सरसाइज में भाग ले रहे 18 देशों की एकमात्र महिला कमांडर। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों से लेकर देश के बाहर यूनाइटेड नेशंस के शांति अभियानों में अहम भूमिका निभाई है। उनका परिवार 3 पीढ़ियों से भारतीय सेना को सेवाएं दे रहा है। अभी भी कर्नल कुरैशी और उनके पति दोनों भारतीय सेना की सर्विस में हैं। और ऐसी बहादुर सैन्य अफसर पर इस तरह की टिप्पणी न केवल अपमानजनक है, बल्कि सैन्य कर्मियों में बंटवारे की लकीर को बढ़ावा देने वाली है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया और विजय शाह को जमकर फटकार लगाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी को 24 घंटे के भीतर विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। लाइव लॉ की खबर के मुताबिक हाईकोर्ट ने विजय शाह को लताड़ लगाते हुए कहा है कि यह बयान अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला है, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा है। हाईकोर्ट ने कहा कि सशस्त्र सेना देश में मौजूद आखिरी संस्था है जो ईमानदारी, परिश्रम, अनुशासन, त्याग, निस्वार्थता, चरित्र, सम्मान और अदम्य साहस को दिखाती है। लेकिन विजय शाह ने कर्नल कुरैशी के खिलाफ घटिया भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें निशाना बनाया है। हाईकोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ 2 समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ाने, देश की एकता, अखंडता को खतरे में डालने का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने कुछ समय मांगा तो कोर्ट ने उन्हें भी फटकार लगाई और तुरंत एफआईआर कराने का आदेश दिया। महाधिवक्ता ने यह तर्क देने की कोशिश की कि यह फैसला केवल मीडिया में छपी खबरों के आधार पर दिया गया है, तो कोर्ट ने कहा कि हम आदेश में यूट्यूब के लिंक भी डालेंगे जिसमें यह आदमी जहर उगलते हुए दिखाई दे रहा है। अब कल यानी 15 मई को फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। देखने वाली बात यह है कि हाईकोर्ट की इस तल्ख टिप्पणियों के बाद राज्य की सरकार और भारतीय जनता पार्टी विजय शाह के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो आई है अटारी बागा बॉर्डर से, जहां से बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ की घर वापसी हुई। पश्चिम बंगाल के रहने वाले बीएसएफ के जवान पूनम शॉ की तैनाती पंजाब के फिरोजपुर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर थी। ड्यूटी के दौरान ही गलती से वो पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे, जहां पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें पकड़ लिया था।
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के अगले ही दिन यानी 23 अप्रैल को खबर आई थी कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने एक भारतीय जवान को हिरासत में लिया है। तब से वो पाकिस्तान की ही हिरासत में थे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच खूब तनाव बढ़ा। डिप्लोमेटिक फैसले लिए गए। 7 मई को मिलिट्री ऑपरेशन भी हुआ जो अगले 3 दिन तक दोनों पक्षों की तरफ से जारी रहा। इन सबके बीच पूनम शॉ को लेकर कोई जानकारी नहीं आ रही थी। उनके परिजनों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से गुहार लगाई। साथ ही बाघा अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ के अधिकारियों से भी मुलाकात की। 3 हफ्ते बीत जाने के बाद आज सुबह करीब 10:30 बजे पूनम शॉ भारत वापस लौटे। उन्हें बाघा अटारी बॉर्डर पर पाकिस्तान ने बीएसएफ को सौंपा। बीएसएफ की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पूनम शॉ को सामान्य प्रोटोकॉल के तहत हैंडओवर किया गया है। अब वेस्टर्न बॉर्डर से चलते हैं ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ। इधर पाकिस्तानी सीमा पर ड्रोन मिसाइल दागे जा रहे थे। गोली का जवाब गोले से दिया जा रहा था। दूसरी तरफ चीन ने खेल कर दिया। अरुणाचल प्रदेश की 30 जगहों का नाम ही बदल दिया। रिहायशी इलाके छोड़िए, नदियों, पहाड़ों और झीलों का नाम तक बदल दिया गया है। वैसे ये उसने पहली बार नहीं किया है। चीन ऐसी हरकत पहले भी कई बार कर चुका है। ये कह सकते हैं कि अरुणाचल की जगहों का नाम बदलना चीन का फेवरेट टाइम पास है कि चलो कोई काम नहीं है तो भारतीय इलाकों के नाम ही बदल देते हैं। बीच बीच में वो ऐसा करता रहता है। बताइए, जगह भारत की, नाम भारत के, तो फिर बदलने वाला चीन कौन होता है? इससे कुछ होता जाता भी नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता, बस सुर्खियां बन जाती हैं कि फला फला जगहों का नाम चीन ने बदल दिया है। फिर से यह खबर सुर्खी बनी है क्योंकि नई लिस्ट आई है। चीन के सरकारी चैनल ग्लोबल टाइम्स ने बीती 11 मई को यह लिस्ट जारी की थी जिसमें अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों के नाम बदल दिए गए थे। इन 30 स्थानों में 12 पहाड़, 4 नदियां, 1 झील, 1 पहाड़ी दर्रा और 11 रिहायशी इलाके शामिल हैं। इससे पहले चीन ने 2017 में 6, 2021 में 15 और 2023 में 11 जगहों के नाम बदल दिए थे। ये सब नाम चीन ने अपनी किताब में ही बदले क्योंकि ये सारे इलाके भारतीय हैं और चीन के नाम बदलने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंडिया टुडे में छपी खबर के मुताबिक भारत के विदेश मंत्री ने हालिया घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर आज मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या ये मेरा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है और हमेशा रहेगा। नाम बदलने का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में भी इसे चीन का व्यर्थ और निरर्थक प्रयास बताया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इस तरह के प्रयासों को अस्वीकार करते हैं। इस क्रिएटिव नेमिंग से असलियत बदल नहीं जाएगी। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और आगे भी रहेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने देश के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। वो इस पद को धारण करने वाले देश के 52वें न्यायाधीश हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट परिसर में स्थित डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे। वकीलों के अभिवादन का जवाब भी जस्टिस गवई ने जय भीम के साथ दिया। जस्टिस गवई इस पद पर 23 नवंबर 2025 तक रहेंगे, यानी उनका कार्यकाल 6 महीने का होगा। जस्टिस गवई दूसरे ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो दलित समुदाय से आते हैं। इससे पहले जस्टिस केजी बालाकृष्णन इस पद को धारण कर चुके हैं। तो आज के खबरगांव समाचार में बस इतना ही। ये खबरगांव समाचार लिखा था मेरे साथी गौरव श्यामा पांडे ने। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगांव। शुक्रिया।